आप सब लोगों को मेरा प्रणाम। आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले पिछले 2 दिन का रिवीजन कर लेते हैं। एक तो 15 जून का करेंगे और 13 जून का करेंगे क्योंकि 14 जून को संडे था। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे 13 जून की वीडियो एक बार हल्का सा देख लेते हैं फास्टली। एनआईआरएफ ने रैंकिंग रिलीज़ की थी। एनआईआरएफ होता है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रैंकिंग फ्रेमवर्क, ये इंडियन खुद का होता है। कुछ 5 पैरामीटर्स के ऊपर इन्होंने किया था, स्पेशली उन सारे इंस्टीट्यूट्स को एनकरेज करने के लिए। और इसी के अंदर इनको एक क्राइटेरिया भी मिलता है जो कि इंस्टीट्यूट ऑफ एमिनेंस स्कीम के अंदर आता है। इंस्टीट्यूट ऑफ एमिनेंस स्कीम जो यूजीसी ने चलाई थी 2017 के अंदर। एनआईआरएफ की जो रैंकिंग थी 5th वाली थी, इसमें डेंटल कैटेगरी को ऐड किया गया था। तो क्वेश्चन ये भी उठता है कि इंडियन इंस्टीट्यूशन जो है वो अच्छे से परफॉर्म क्यों नहीं करते, जबकि क्यूएस वर्ल्ड रैंकिंग के अंदर स्पेशली वहाँ पर। तो उन्होंने ये एक रीज़न दिया कि एनआरएफ जो 90% पैरामीटर जो होते हैं उसके ऑब्जेक्टिव होते हैं, फैक्ट बेस्ड होते हैं, जबकि 10% जो होते हैं वो सब्जेक्टिव पैरामीटर होते हैं। लेकिन जो हम बात करते हैं क्यूएस वर्ल्ड रैंकिंग की, तो वहाँ पर वो इंटरलाइजेशन का पैरामीटर को बहुत ज़्यादा वैल्यू देते हैं, वहाँ पर सब्जेक्टिव पैरामीटर बहुत होता है। इंडिया की रैंकिंग में आईआईटी मद्रास ओवरऑल में टॉप था, कॉलेजेस में बिरांडा था, यूनिवर्सिटी कैटेगरी में आईएससी बैंगलोर, मेडिकल में एम्स, इंजीनियरिंग में आईआईटी मद्रास, लॉ में एनएलएस, मैनेजमेंट में आईआईएम एबीसी सीक्वेंस में थे, आर्किटेक्चर में आईआईटी खड़गपुर, फार्मेसी में जामिया हमदर्द यूनिवर्सिटी। ध्यान रहे जामिया हमदर्द यूनिवर्सिटी इज़ डिफरेंट दैन जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी, दोनों के दोनों दिल्ली में ही है। लेकिन डेंटल कॉलेज मौलाना आज़ाद इंस्टीट्यूट ऑफ डेंटल साइंस। इसके बाद हमारा टॉपिक था यूनिवर्सल बेसिक इनकम। जो नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन है, उन्होंने यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स कमीशन को बताया था कि आपने जो रिकमेंड किया था यूनिवर्सल बेसिक इनकम का कॉन्सेप्ट, उसके ऊपर काम चल रहा है, अभी उसको एग्जामिन किया जा रहा है। ज़रूरत क्यों है? कोविड-19 के पैंडेमिक के दौरान लॉकडाउन और सोशल डिस्टेंसिंग के कारण बहुत सारे लोग हैं जो इनफॉर्मल सेक्टर में, जिनकी जॉब्स वगैरह चली गई है, इकॉनमी वैसे ही बहुत ज़्यादा डाउन चली गई है। तो ज़रूरत है कि हम लोग सबको कुछ एक राशि जो है फिक्स कर दे कि भाई हर एक को हर महीने 5,000 10,000 जो भी फिक्स कर दे गवर्नमेंट, वो मिलना चाहिए। तो इससे कुछ फ़ायदे हैं, इससे कुछ नुकसान भी हैं। इसी के कारण हम ये जान लेते हैं कि 90% जो इंडियन वर्कफोर्स है वो इनफॉर्मल सेक्टर में काम करती है, ठीक है, जिनका कोई मिनिमम वेजेस और सोशल सिक्योरिटी फिक्स नहीं होता है। यूनिवर्सल बेसिक इनकम में यही होता है कि आप किसी पर्टिकुलर जोग्राफिक लोकेशन के ऊपर या फिर पूरी की पूरी कंट्री में डिसाइड कर लेते हो कि भैया एक इनकम में फिक्स कर देते हैं, उनके अकाउंट में चली जाएगी। ये इसमें फ़ायदा ये होता है कि इसको इंप्लीमेंट करने में इतनी दिक्कत नहीं आती, क्योंकि ज़्यादा कुछ जजमेंट करना नहीं पड़ता है। ये यूनिवर्सल होती है, अनकंडीशनल होती है, पीरियोडिक होती है, कैश में पेमेंट की जाती है। बेनिफिट्स ये होते हैं कि सिक्योरिटी मिल जाती है लोगों को, एटलीस्ट एक बेसिक लाइवलीहुड अपना मेंटेन कर सकते हैं, खाने पीने का, रहने का, कपड़े पहनने का, उसके अलावा फिर अपनी मेहनत करके अर्न कर सकते हैं। लेकिन उससे कुछ नुकसान भी होते हैं। ये तो लोग जो होते हैं थोड़े से वो बहुत आलसी होने लग जाते हैं, फिर वो एनकरेज नहीं कर पाते लोगों को कि वो और काम करें। उनको लगता है खाना पीने का हो रहा है तो बस फिर ज़्यादा मेहनत करते नहीं है। सेकंड चीज़, पॉलिटिकल विल इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, ठीक है। सपोर्ट करने के लिए इसको इकोनॉमिक सर्वे ऑफ इंडिया 2016-17 ने इसको एडवोकेट किया था। उसके अलावा बहुत सारे लोग भी हैं, जैसे कि इकोनॉमिक नोबेल लॉरेट हैं पीटर डायमंड, क्रिस्टोफर पेसराइड्स हैं, और टेक लीडर जैसे मार्क जुकरबर्ग और एलन मस्क, इन्होंने बहुत सपोर्ट किया था इस कॉन्सेप्ट को। जीएस पेपर में 3 में था हमारा सहकार मित्र स्कीम लॉन्च की गई थी। ये एनसीडीसी ने इसको लॉन्च किया था। एक अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है जो भी प्रोफेशनल्स होते हैं एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस के, एक लीडरशिप और एंटरप्रेन्योरियल रोल्स डिस्कस करने के लिए। हर एक इंटर्न को एक फाइनेंशियल सपोर्ट मिलता है 4 महीने के इंटर्नशिप पीरियड का। इसके सिग्निफिकेंस और इम्पैक्ट की अगर बात करते हैं तो इसमें क्या होता है कि एक विन विन सिचुएशन दोनों के लिए क्रिएट हो जाती है, कॉर्पोरेटिव के लिए भी और जो यंग प्रोफेशनल। कॉर्पोरेटिव को अपना काम करवाने के लिए इंटर्न मिल जाते हैं, इंटर्न को अपनी अपॉर्चुनिटी मिल जाती है प्रोफेशन के लिए। एनसीडीसी की बात करें तो 1963 में ये फॉर्म हुआ था, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर के अंडर। इसके बहुत सारे रीजनल सेंटर्स होते हैं जो फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं कोऑपरेटिव सोसाइटी और फेडरेशन को। एफपीओ एक प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन है जिसके मेंबर जो होते हैं फार्मर्स होते हैं। एसएफएसी स्मॉल फार्मर्स एग्री बिजनेस कंसोर्टियम होता है, सपोर्ट देता है प्रमोशन के लिए एफपीओ को। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, कृषि का मतलब होता है खेती, सिंचाई का मतलब होता है इरिगेशन। एक को 4,000 करोड़ का अलॉटमेंट हुआ है, ठीक है, पर ड्रॉप मोर क्रॉप पीडीएमसी के लिए 2021-20 और 21 के लिए स्कीम के अंडर। डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर कोऑपरेशन फार्मर वेलफेयर उसको इंप्लीमेंट करता है पर ड्रॉप मोर क्रॉप को, ठीक है। ये कंट्री में 2015-16 से ही इंप्लीमेंट किया जा रहा है। इसमें स्पेशली हम लोग फोकस करते हैं माइक्रो इरिगेशन टेक्नोलॉजीज़ के ऊपर, जैसे ड्रिप इरिगेशन हो गया और स्प्रिंकलर फुवारे वाला हो गया, ठीक है। नाबार्ड यहाँ पर बहुत मेजर रोल प्ले करता है, नेशनल एग्रीकल्चर बैंक ऑफ रूरल डेवलपमेंट। इसका ऑब्जेक्टिव होता है कि जितने भी स्टेट्स होते हैं उन सबके रिसोर्सेज को मोबिलाइज़ किया जाए। असिस्टेंस के अंदर गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है 55% असिस्टेंस, और 45% जो होते हैं अदर फार्मर्स मिलते हैं। आईफ्लोज मुंबई इंटीग्रेटेड फ्लड वार्निंग सिस्टम है, जॉइंट इनिशिएटिव है मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस का और बृहन मुंबई म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन का। मुंबई सेकंड सिटी जिसके अंदर सिस्टम हम लोगों ने लगाया गया, पहले ही चेन्नई के अंदर था। इसमें होता कि 72 आवर्स के एडवांस में आपको वार्निंग मिल जाती है कि इस एरिया में फ्लड आ सकती है। इसका जो बेसिक कैलकुलेशन एनालिसिस होता है वो रेन को कैलकुलेट करके किया जाता है, और जो स्पेशली जो कोस्टल एरियाज़ वगैरह होते हैं जिनके ऊपर टाइडल वेव्स का भी इंपैक्ट पड़ सकता है, उस सबको भी ध्यान में रखा जाता है। मुंबई को इसकी ज़रूरत क्यों? देखो रिसेंटली फ्लड आए थे 2017 में मुंबई के अंदर, इसके पूरे के पूरे जो कंट्री था वो स्टैंड स्टिल पे आ गया था, ठीक है। पिछले साल भी पोस्ट मानसून जो थी बहुत अनसीजनल रेनफॉल हुई थी वहाँ पर, और 2005 के अंदर भी यहाँ पे फ्लड आया था। तो सिटी के अंदर जनरली बहुत ज़्यादा हैवी रेनफॉल होता है, जिसके कारण सिटी की पूरी पैरालाइज हो जाती है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए अर्बन फ्लडिंग की बात करते हैं तो ये बहुत कॉमन रहता है सिटी के अंदर जून से सितंबर तक, और इसके कारण होती क्रिपलिंग होती ट्रैफिक की, रेलवे वगैरह की, एट्सेट्रा की। अब हम लोग एक बार देख लेते हैं 15 जून को।
फर्स्ट सेकंड का। कभी कभी मैं अपना सारा का सारा बैकग्राउंड ऑपरेशनल वर्क ना वीडियो पे दिखा देता हूँ, बट कोई दिक्कत नहीं है, देख लिया करो की फ़र्क पैंदा है। मैं सोचता हूँ बीच में इसको क्या एडिट करूँगा यार, इसका 1 मिनट के लिए, तुमको सब पता तो होता ही है, ये चीज़ें एडिट होनी होती हैं पीछे। ठीक है, हमारा GS1 में था राजप्रभा फेस्टिवल। ये जो है ओडिशा में मनाया जाता है, 3 दिन का होता है। मदर अर्थ को ये लोग पूजते हैं, मतलब धरती माता को पूजा जाता है, और स्पेशली नारित्व को पूजा जाता है। एक दिन पहले स्टार्ट होता है मिथुन संक्रांति के, इस बार 15 से 18 के बीच का पड़ता है ये दिन जो मिथुन संक्रांति का होता है। फर्स्ट डे को ये लोग बोलते हैं पहली राजा, पहली मतलब फर्स्ट, और मिथुन संक्रांति थर्ड डे को बोलते हैं भूदाह बसी राजा। ठीक है, प्रिपरेशन एक दिन पहली राजा से एक दिन पहले ही स्टार्ट होती है, उसको साज बजा बोला जाता है। अनमेरिड गर्ल्स जो होती हैं वो बहुत ज़्यादा तैयार वैयार होकर अपने मैट्रिमोनी के लिए प्रिपेयर होती हैं। ठीक है, और कुछ खाने वाने की बात करें तो बहुत न्यूट्रिशन फूड बनाया जाता है, उसको बोलते हैं पोडी पठा। नंगे पैर चलते नहीं है, ठीक है, बात लेते हैं फर्स्ट डे को, और झूले वगैरह डाल के पेड़ों के ऊपर झूलते हैं। ठीक है, इस दिन कोई ODI पीपल जो होते हैं, ओडिशा वाले जो होते हैं, कोई कंस्ट्रक्शन का काम नहीं करते, ज़मीन को स्पेशली खोदावदी का काम नहीं करते, क्योंकि धरती माता के पूजन किया जाता है। और फेस्टिवल के कंक्लूजन के लिए उनका एक कस्टम, उसको बोलते हैं वासुमती स्नान, यानी कि बाथिंग ऑफ द भूमि देवी। और उसको माता जी को, वो धरती माता की जो एक स्टोन को धरती माता कंसिडर करके उसके ऊपर टर्मरिक वगैरह लगाते हैं, सिंदूर वगैरह लगा के उनके पूजन किया जाता है। एग्रीकल्चर के साथ इनका बहुत ही स्ट्रॉन्ग एसोसिएशन होता है। ठीक है, इस तरह पे ये सेलिब्रेट करते हैं एंड ऑफ समर सीजन और अराइवल ऑफ मानसून, इसलिए एग्रीकल्चर और कल्टीवेशन से रिलेटेड ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अमीबायासिस और अमीबिक डिसेंट्री, JNU वालों ने एक नई ड्रग इंप्लीमेंट की है, जो कि जिसके कारण अमीबायासिस होता है। अमीबायासिस की बात करूँ तो एक डिसेंट्री होती है, आप कह सकते हो कि पेचिश बोलते हैं ना, दस्त बोलते हैं, उस चीज़ के लिए, तो उसके लिए उन्होंने एक ड्रग इन्वेंट की है। अमीबायासिस जो होता है पैरासिटिक इन्फेक्शन होता है कॉलन के अंदर, कॉलन मतलब इंटेस्टाइन वाला एरिया जो होता है, उसका जो अमीबा होता है उसका नाम बहुत ज़रूरी है, एंटामीबा हिस्टोलिटिका। WHO के मुताबिक एंटामीबा हिस्टोलिटिका जो थर्ड लीडिंग कॉज है मॉर्बिडिटी और मोर्टेलिटी। मॉर्बिडिटी मतलब अस्वस्थ, मोर्टेलिटी मतलब डेथ। पैरासिटिक डिजीज़, ये जो प्रोटोजोआ एनारोबिक होता है, यानी कि इसको एयर से प्रॉब्लम होती है, और जैसे ही एक्सपोज होता है इन्फेक्शन के टाइम पे इसको ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा मिल जाती है, तो ये क्या करता है, सिस्टीन एक अमीबिक एक अमीनो एसिड रिलीज़ करता है, जिसके कारण ये जितना भी ऑक्सीजन होता है उसको सबको काउंटर अटैक करता है। डिजीज़ जो है वो अनकुक्ड फूड खाने से और अनक्लीन फल फ्रूट कच्चे खाने से और उनको धोने से ना धोने से, हाथ वगैरह ना धोने से हो जाती है। सिम्टम्स होते हैं एब्डोमेन, पेट वाले रीजन के अंदर बहुत पेन होता है। गैस्ट्रोइंटेस्टिनल यानी कि ब्लड इन स्टूल, आपका जो मल होता है उसमें खून आना स्टार्ट हो जाता है, डायरिया हो सकता है। ठीक है, और पूरे बॉडी में फटीग यानी कि शरीर में दर्द होता है, फीवर होता है, भूख लगनी कम हो जाती है, वेट लॉस होने लग जाता है। स्क्रैपिंग ऑफ आर्टिकल 317 LAC टेंशन, ये तो आपको पता होगा कि कल ही जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो हमारे बॉर्डर के ऊपर चाइना और इंडिया वालों ने काफ़ी क्लैशेस हुए हैं, कुछ सोल्जर्स की डेथ हुई है, इंडिया वाली साइड भी, दूसरी साइड भी हुई है। तो चाइना का जो इंस्टीट्यूट ऑफ कंटेम्प्रेरी इंटरनेशनल रिलेशंस है, CICIR, उन्होंने कहा कि ये जो आर्टिकल 370 हटाया था ना इन्होंने, और जो स्टेटस चेंज किया था जम्मू एंड कश्मीर का, उसका बहुत डायरेक्ट रिलेशन है कि LAC के ऊपर इतनी टेंशन हो रही है। LAC होता है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, LAC होता है लाइन ऑफ कंट्रोल, वो पाकिस्तान की साइड है, LAC चाइना की साइड है। तो उन्होंने कहा कि ये बहुत जॉइंट चैलेंज है चाइना और पाकिस्तान दोनों के लिए, इंडिया ने चाइना और पाकिस्तान दोनों के लिए एक चैलेंजिंग सिचुएशन क्रिएट कर दी है, ऐसा उनका कहना है। हुआ क्या था, लास्ट ईयर इंडिया ने 370 को हटाया था, तो चाइना ने और इंडिया ने एक नया मैप इसके लिए ओपन किया था। तो चाइना ने एलिज किया था कि इंडिया ने एक नई टेरिटरी बना दी है, और स्पेशली जो उनके एरिया हैं शिनजियांग वाले, उसी के जुरिस्डिक्शन के अंदर आती है, और तिब्बत वाला एरिया जो कि स्पेशली लद्दाख से कनेक्ट होता है उसके अंदर आती है। इसी कारण चाइना ने इंडिया को अपोज किया था कश्मीर डिस्प्यूट के ऊपर, और डिफ़िकल्टी क्रिएट हो गई थी। रिसेंटली आपको पता है LAC के अंदर क्या हो रहा है। नेवल लाइसेंस एट RMIFC और EMACH, इंडियन नेवी जो है अपने नेवल लाइसेंस ऑफिसर जो है उनको भेजना चाहती है, स्पेशली जो इंडियन ओशन का जो कमीशन है वहाँ पर, और जो यूरोपियन का कमीशन है वो स्पेशली अबू धाबी के अंदर है वहाँ पर। तो RMIFC होता है रीजनल मैरीटाइम इंफॉर्मेशन फ्यूजन सेंटर, वहाँ भेजना चाहती है, और यूरोपियन मैरीटाइम सर्वेलेंस इनिशिएट ये स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ के अंदर है। इंडियन ओशन कमीशन के बारे में हम लोगों ने थोड़ा सा जाना था, 1982 में बना था ये। ठीक है, इसमें और मेजरली इसमें जो कंट्रीज़ हैं कोमोरोस, मेडागास्कर, मॉरिशियस, यूनियन और सेशल्स। ये 1984 में इंस्टीट्यूशनलाइज हो गया था। ठीक है, विक्टोरिया एग्रीमेंट था सेशल्स के अंदर। ये नई दिल्ली से हम लोगों ने एक रिक्वेस्ट भेजी थी, और 34th काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में हम लोग इंडिया को इसको ऑब्जर्वर स्टेटस मिल गया था। ठीक है, और इसका जो सेक्रेटेरिएट है वो मॉरिशियस के अंदर है। एक चीज़ और हम लोग जान लेते हैं, इन्फॉर्मेशन फ्यूजन सेंटर फॉर इंडियन ओशन रीजन, IFC IOR जो है वो गुड़गांव में है, दिसंबर 2018 में बना था। और मैरीटाइम मूवमेंट्स ट्रैक करने के लिए, जो भी ओशन के अंदर मैरीटाइम मूवमेंट्स होती है वो सारी की सारी ट्रैक की जाती है। यहाँ पर भी जो हमारे लाइसेंस ऑफिसर्स है वो इंडिया ने रिसेंटली जो अपॉइंट किए थे वो US से किए, वो वहाँ से किए थे, फ्रांस से एक पहला ऑफिसर आया था। ठीक है, और उसके बाद US ने भी रिक्वेस्ट डाली थी, US के भी आए थे, लेकिन और कंट्रीज़ ने अपनी रिक्वेस्ट जो इंटेंशन जताई है वो है ऑस्ट्रेलिया, जापान, यूनाइटेड किंगडम।
ठीक है। ड्राफ्ट इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल, इलेक्ट्रिसिटी का अमेंडमेंट बिल आया था, उसके अंदर कुछ स्टेट्स ने अपोजिशन जताया कि भैया सेंटर के पास सारी की सारी पावर चली जाएगी तो हम लोग कुछ कर नहीं पाएंगे, और उसी के रिगार्डिंग ये बिल था। इलेक्ट्रिसिटी एक्ट जो था वो 2003 में आया था। रिसेंटली ही इससे 2020 में इसमें अमेंडमेंट करने की बात की गई थी। एक बहुत मेजर अमेंडमेंट ये थी कि आप लोग डायरेक्ट सब्सिडी नहीं दोगे, जो भी कस्टमर होगा वो पूरा का पूरा पैसा पहले देगा, उसके बाद आप उसको सब्सिडी का पैसा रिटर्न करोगे। स्टेट्स ने बोला कि इसमें तो प्रॉब्लम हो जाएगी, लोगों के ऊपर बहुत बोझ आएगा और डिस्कनेक्शन बहुत सारे होंगे, लोगों के ऊपर पेनल्टी बहुत लगानी पड़ेगी, बहुत पंगा हो जाएगा। सेंटर ने ये भी बोला कि आप लोगों को कुछ परसेंट जो है वो रिन्यूएबल एनर्जी को परचेज़ करना पड़ेगा, जिसके लिए कितना अमाउंट होगा, कितना परसेंटेज, वो सारे की सारी सेंट्रल गवर्नमेंट फिक्स करेगी। प्लस में उन्होंने ये बोला है कि इसके बाद जो भी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज वगैरह होंगी वो कोई भी कंपनी जो है इलेक्ट्रिसिटी को डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेगी तब तक जब तक आपको एक पेमेंट सिक्योरिटी आप सेटअप ना कर दो कॉन्ट्रैक्शन वगैरह के अंदर। प्लस में उन्होंने ये बोला कि आगे एक ऐसी फैसिलिटी प्रोवाइड करेंगे कि जो यूज़र्स होते हैं अपनी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी को चेंज कर सकते हैं। एक कंपनी होगी जो सारी की सारी वायरिंग सेट कर देगी आपकी, उसके बाद आपके पास चॉइस होगी अगर आप उसकी कंपनी में इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करने वाले को चेंज करना चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं। तो इस तरीके से उन्होंने बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर इंप्लीमेंट की थी, बहुत मेजर था ये। यहाँ पर हमारी रिवीजन होती है ख़त्म। स्टार्ट करते हैं अपना 16 जून का डेली करंट अफेयर्स। पीडीएफ आप लोगों को पता है कि इनकी वेबसाइट से आपको मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। पहला टॉपिक है हमारा ताल मड्डले, ठीक है ना, ये ताला मड्डले नहीं है, ताल जो हमारा था ना सुर ताल वाला, तो इट्स TALA-MADDAL, इन्होंने यहाँ पे डायरेक्ट लिखा हुआ है, इट्स TALA-मड्डले। कंसर्न्स ओवर सस्पेंशन ऑफ PCPNDT रूल्स। थर्ड है हमारा असिस्टेंस टू डिसेबल्ड पर्सनस फॉर परचेजिंग फिटिंग ऑफ एड्स अप्लायंसेस स्कीम। फोर्थ इज सिप्री रिपोर्ट ऑन इंडिया चाइना न्यूक्लियर वेपन्स। फिफ्थ इज ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। सिक्स्थ इज इंडियन गैस एक्सचेंज। सेवन्थ इज अ केस स्टडी। ठीक है, प्रीलिम स्पेसिफिक हम लोग अपना मेंस के रिगार्डिंग मेंस के साथ ही करेंगे, मेंस कह रहा हूँ मंथली कंपाइलेशन के साथ करेंगे। GS1 का टॉपिक है हमारा ताल मडले। GS1 के बाद काफ़ी कम टॉपिक आते हैं, तो जो भी आते हैं उन पर फोकस किया कीजिए। ये जो सेक्शन हमारा कवर होता है कि इंडियन आर्ट एंड कल्चर के अंदर आता है, लिटरेचर आर्ट आर्किटेक्चर फॉर्म्स के अंदर, स्पेशली एंशियंट टू मॉडर्न टाइम्स में। ताल मडले जो एक ट्रेडिशनल आर्ट है, ट्रेडिशनल आर्ट मतलब पौराणिक कला, ठीक है। एक वेरिएंट है यक्षगण थिएटर का। यक्षगण भी एक टाइप ऑफ थिएटर होता है। जिन लोगों ने हिस्ट्री में आर्ट एंड कल्चर पढ़ लिया उनको बहुत ईजिली याद होगा, जिन्होंने नहीं किया वो इतना जान ली कि थिएटर की जो कला होती है, नाटक की जो कला होती है, उसी का एक वेरिएंट होता है, ठीक है। ये वर्चुअल हो गया इस टाइम पर, कोविड-19 में एक परफॉर्मेंस थी, उसको लाइव स्ट्रीम किया गया था सोशल मीडिया के ऊपर, इसलिए न्यूज़ में आ गया दोबारा से। ताल मडले के बारे में जाना तो एक एंशियंट फॉर्म है परफॉर्मेंस डायलॉग की, यानी कि आप परफॉर्म करते हो डायलॉग बोल बोल कर, ठीक है, या फिर आप डिबेट कर रहे होते हो। सदर्न इंडिया में मनाई जाती है ये करावली और मलनाड रीजन, जो कि कर्नाटक और केरला के हैं रेस्पेक्टिवली। रीजन्स आपको प्रीलिम्स के रिगार्डिंग बहुत इंपॉर्टेंटली याद होना चाहिए। प्लॉट एंड कंटेंट ऑफ द कन्वर्सेशन इज ड्रॉन, यानी कि पूरा का पूरा जो मैपिंग कहा कि किस बात पे बात करेंगे, कहाँ से करेंगे, ये सारा का सारा एक पॉपुलर माइथोलॉजी से होता है। लेकिन जो परफॉर्मेंस होती है उसके अंदर मेनली इम्प्रॉम्प्टू डिबेट्स। इम्प्रॉम्प्टू का मतलब होता है कि पहले से डिसाइडेड नहीं होता, ऑन स्पॉट जो आ रहा होता है दिमाग में वही बोला रहता है। जो भी कैरेक्टर जिस होते हैं उसमें सार्केज़म, एक दूसरे को थोड़ा सा हंसी मजाक करना, नीचा दिखाना, एक दूसरे पर चिल्ला देना, फिलॉसफी की पोजीशंस, ह्यूमर, ठीक है, इन सब के बेसिकली एक हंसी मजाक का एक एक्ट हो रहा होता है। अच्छा, ये यक्षगण से डिफरेंट कैसे? अनलाइक यक्षगण परफॉर्मेंस, जो कन्वेंशनल ताल मडले, इसमें आर्टिस्ट जो होते हैं बैठ जाते हैं आपस में, ठीक है, बिना किसी कॉस्ट्यूम्स के, और टेस्टिंग देयर ऑरेटरी स्किल्स, यानी कि उनकी बोलने की क्षमता को टेस्ट किया जाता है, ठीक है। और जो भी वो लोग एपिसोड टॉपिक चूज़ करते हैं उसके ऊपर म्यूज़िक दोनों में कॉमन होता है, यक्षगण में भी और ताल मड्डले में भी, ठीक है ना। लेकिन जो ताल मड्डले होता है ना, इसमें बोलकर बातें जताई जाती हैं, अपने जो भी मंशा होती है बोलकर जताई जाती है। यक्षगण में डांस की फॉर्म भी होती है इंक्लूडेड, और इसमें ताल मडले के अंदर कॉस्ट्यूम भी नहीं होती है। इसलिए एक आर्ट फॉर्म है माइनस डांस, कॉस्ट्यूम और स्टेज कन्वेंशंस, ठीक है, ध्यान रहे। इस बार ये वर्चुअल हो गया था। क्या होता है ताल मडले? हाउ इज़ डिफरेंट फ्रॉम यक्षगणा? व्हाट आर क्लासिकल डांसेस? क्लासिकल डांसेस तो आप लोगों को पता ही होंगे, कुचिपुड़ी हो गया, ये कथकली हो गया, और ओडिसी डांस हो गया, भरत ये मणिपुरी डांस हो गया। इन सब के रिगार्डिंग आपको हिस्ट्री एंड कल्चर के अंदर आर्ट फॉर्म्स पूरा का पूरा जानना पड़ेगा, किस स्टेट का है, इसके पॉपुलर एक एक आर्टिस्ट के आपको नाम पता होना चाहिए। इसके रिगार्डिंग आपको सबसे अच्छा रहेगा आप गूगल पे लिखो ये वाली चीज़, क्लासिकल डांस फॉर्म UPSC, उसकी ना PDF मिल जाएगी आपको, एक PDF डाउनलोड करके रख लो। बेसिक आइडिया आपको उसका होना चाहिए, इसमें ज़्यादा डीप में जाने की ज़रूरत आपको नहीं है। सेकंड टॉपिक हमारा GS पेपर 2 का है, और ये कवर होता है हमारे वेलफेयर स्कीम्स के अंदर, जो कि वल्नरेबल सेक्शंस की होती है। सेंटर और स्टेट इनको इंप्लीमेंट करते हैं, उनके क्या मैकेनिज्म्स होते हैं, क्या लॉज होते हैं, कौन सी इंस्टीट्यूशनल बॉडीज़ होती हैं उनको गवर्न करती हैं, उनकी प्रोटेक्शन बेटरमेंट ऑफ दीज वल्नरेबल सेक्शंस। कंसर्न ऑफ द सस्पेंशन ऑफ PCPNDT रूल्स, PCPNDT रूल्स को सस्पेंड करने के ऊपर क्या कंसर्न जताया जा रहा है उसके बारे में बात की जा रही है यहाँ पर। सुप्रीम कोर्ट ने पूछा है गवर्नमेंट्स कि वो एक्सप्लेन करें उनका क्या डिसीजन है इस जो भी क्रूशियल रूल्स थे ना। एक पार्लियामेंट्री लॉ था प्री नेटल सेक्स डिटर्मिनेशन और सेक्स सिलेक्शन का, यानी कि जो बच्चे होते हैं जिनका जन्म नहीं हुआ होता है उनसे पहले ही उनका जेंडर चेक कर लेना, उसके रिगार्डिंग गवर्नमेंट ने कुछ रूल्स वगैरह को सस्पेंड किया। तो सुप्रीम कोर्ट ने पूछा है सरकार को कि आप एक्सप्लेन करो,
ठीक है, जून एंड तक, एमिड द कोविड-19 नेशनल लॉकडाउन। हाउएवर द कोर्ट हैज़ रिफ्यूज टू पुट ऑन होल्ड द नोटिफिकेशन। हुआ क्या है, 4 अप्रैल को एक नोटिफिकेशन इशू की गई थी यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के द्वारा, जिसके मिनिस्टर है डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह, जो रिसेंटली WHO बोर्ड के एग्जीक्यूटिव चेयरमैन भी बने हैं। ठीक है, उन्होंने होल्ड पे रख दिया था इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सर्टेन रूल्स, जो भी ये PC एंड PDT जो था ना, बार बार मैं शायद ऊपर नीचे अगर प्रोनाउंस कर दूँ तो समझ जाइएगा कि मैं उसी चीज़ की बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो उन्होंने होल्ड पे रख दिया था, इसके कुछ रूल्स वगैरह इंप्लीमेंट करने थे, उन्होंने उसको होल्ड पे रख दिया था। ये जो एक्ट है ना, ये जो रूल्स हमारे, ये प्रोहिबिशन ऑफ सेक्स सिलेक्शन रूल, ये 1996 में आए थे और जून 2030 तक की बात थी। गवर्नमेंट ने नोटिफिकेशन की गवर्नमेंट की जो नोटिफिकेशन है वो कुछ रूल्स को सस्पेंड करती है। देखिए, रूल 8, 9 का क्लोज 8, 118A का क्लोज 6 ऑफ PCP&DT एक्ट। इस मूव को बहुत वाइडली क्रिटिसाइज़ किया गया था, क्योंकि इसके फ्यूचर कॉन्सिक्वेंसेस बहुत ज़्यादा हो सकते हैं और पॉसिबिलिटी हो सकती है कि लोगों को सेक्स सिलेक्टिव जो एबॉर्शन होता है ना, उसमें एक स्पाइक देखने को मिले। ये लोग हो सकता है कि बाद में, अभी इसको अगर एबॉलिश कर दोगे तो फिर से हो सकता है कि लोग ये जेंडर वगैरह को सिलेक्शन करके उसके बेस के ऊपर अबॉर्शन करवाना स्टार्ट कर दें। तो किसी भी तरह के रूल्स के एब्सेस होने के कारण एक डर ये भी बढ़ जाता है कि बहुत अनडॉक्यूमेंटेड मिसयूज़ होगा क्लिनिक ऑनर्स का, और स्पेशली उनके द्वारा जो पेरेंट्स वगैरह होते हैं उनका। क्लोज 9 क्या होता है? क्लोज 9 को सस्पेंड किया जा रहा है कुछ पर्टिकुलर कंसर्न के द्वारा, स्पेशली ये 9 के सब क्लोज 8 को। रूल क्या बोलता है, रूल रीड कैसे करता है? जब रूल को रीड करने की बात आएगी तो हम लोग पहले डायरेक्ट उसको रीड करेंगे। एवरी जेनेटिक काउंसलिंग सेंटर, जेनेटिक लेबोरेटरी, जेनेटिक क्लिनिक, अल्ट्रासोनिक क्लिनिक और इमेजिंग सेंटर shall send a complete report in respect of all preconception of pregnancy related procedures, technique, tests conducted by them in respect of each month by 5th day of the following month to the concerned appropriate authority। हर एक जेनेटिक काउंसलिंग सेंटर, जेनेटिक लेबोरेटरी वगैरह को हर महीना एक रिपोर्ट भेजनी पड़ती है 5th ऑफ द कमिंग डे तक, एक अप्रोप्रिएट अथॉरिटी को। उन्होंने कितने तरह के टेस्ट वगैरह किए थे, कौन सी टेक्निक यूज़ की थी, ठीक है, उनकी रिपोर्ट वगैरह क्या थी। कंसर्न क्या है? सिंस द मेडिकल फैसिलिटीज़ कम अंडर एसेंशियल सर्विसेज, जो भी मेडिकल फैसिलिटी एसेंशियल सर्विसेज में आती है। एसेंशियल सर्विसेज आपको पता होता है ना, किसी इमरजेंसी के टाइम पर भी बंद नहीं, जैसे गैस सर्विस होगी, पानी हो गया, मिल्क वगैरह हो गया, फूड हो गया, ठीक है, ये ऑयल वगैरह हो गए, ये एसेंशियल सर्विसेज में आते हैं। तो उन्होंने कहा कि जो मेडिकल फैसिलिटीज़ होती हैं वो भी एसेंशियल सर्विसेज में आती हैं, इसलिए उनको एग्जेम्प्ट किया जा रहा है लॉकडाउन से। अगर क्लिनिक अभी ओपन होंगे और टेस्ट वगैरह कंडक्ट होंगे तो इट इज़ ड्यूटी बाउंड टू कीप अ रजिस्टर ऑफ सच टेस्ट। तो अभी इस तरह की बात का अवहेलना करना गलत होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप एक रजिस्टर मेंटेन करें कि आपने किस तरह के टेस्ट किए हैं, और इस तरह के रूल को अगर सस्पेंड कर दिया जाएगा तो बहुत सारे इलीगल प्रोसीजर्स चलने स्टार्ट हो जाएंगे। PCP&DT एक्ट क्या है, हमको ये जानना है। हमारे लिए ऊपर वाली चीज़ में इतनी मेजर नहीं थी, वो हालांकि पूछी जा सकती है, उसके भी चांसेस हैं, लेकिन हमको अगर स्टैटिक की बात करें तो हमको PCP&DT के बारे में जानना है। इसको इनेक्ट किया गया था, एक रिस्पॉन्स देखा गया था कि सेक्स रेशियो के अंदर बहुत डिक्लाइन आ रहा था, ठीक है ना, जो कि स्पेशली 1972 से लेके, मतलब 1972 से लेकर 927 तक का डिक्लाइन देखा गया था। और कौन से साल के अंदर? ये कुछ बीते 90 सालों के अंदर था, 1901 से 1991 तक। तो ये बहुत अच्छा एक स्टैटिस्टिकल डेटा है, इसको आप लोग चाहो तो अपने नोट्स में रिकॉर्ड करके रख सकते हो, किसी भी क्वेश्चन में यूज़ किया जा सकता है। मेन पर्पज़ था इस एक्ट को इनेक्ट करने का कि वो बैन करना चाहते हैं यूज़ ऑफ सेक्स सिलेक्शन टेक्निक्स स्पेशली बिफोर और आफ्टर कंसेप्शन एंड प्रिवेंट द मिसयूज़ ऑफ प्री नेटल डायग्नोस्टिक्स। यानी कि आप किसी भी बच्चे के जन्म होने से पहले उसका अगर आप जेंडर पता करना चाहते हो, इन सब टेक्निक्स वगैरह को बैन करना चाहते थे, ठीक है। और लोग क्या करते हैं कि अपने बच्चे का जेंडर वगैरह चेक करा के उसका अबॉर्शन करा लेते हैं। किसी को अगर लड़की नहीं चाहिए होती तो उसका अबॉर्शन करवा लेते हैं, अगर उनको पता ही नहीं होगा तो फिर अबॉर्शन कराने का कोई पॉइंट नहीं बनता है। इसलिए इन टेक्निक्स को बैन करने की बात की गई थी, इसके अंदर मेन पर्पज़ यही था। ऑफेंसेस क्या क्या हैं? इस तरह के किसी भी काम को कंडक्ट करना और ऐसे किसी भी प्रीनेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक को कंडक्ट करने में हेल्प भी करना, ठीक है, ये अनरजिस्टर्ड यूनिट्स के अंदर स्पेशली, और सेक्स सिलेक्शन होने मैन और वुमेन, ठीक है, PND का टेस्ट करना किसी भी पर्पज़ को लेकर, ठीक है, उसका सेल, डिस्ट्रीब्यूशन, सप्लाई, रेंटिंग, किसी भी टेक्निक वगैरह का टेस्ट वगैरह का, ठीक है, और कोई भी अल्ट्रासाउंड मशीन या फिर किसी भी इक्विपमेंट कैपेबल डिटेक्टिंग द सेक्स ऑफ द फीटस होता है कि जो नवजात शिशु होता है ना वो। तो ये सारे के सारे ऑफेंस, अगर ऐसी चीज़ें करोगे तो आपके खिलाफ़ ये एक्ट लगा दिया जाएगा, और इस एक्ट के खिलाफ़ आपको जो भी पनिशमेंट वगैरह होती है वो मिल जाएगी। इस एक्ट के तहत ये बहुत कंपल्सरी है कि सारे के सारे जो लेबोरेटरीज़ वगैरह हैं, जेनेटिक काउंसलिंग सेंटर्स हैं, उन सबको अपना रजिस्ट्रेशन कराना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अमेंडमेंट्स हुए थे इस एक्ट के अंदर कुछ 2003 के अंदर, जिन्होंने इंप्रूव किया था रेगुलेशन, किस तरह की टेक्नोलॉजी को यूज़ करना है, वो भी क्योंकि टेक्नोलॉजी अपडेट होती रहती है ना, तो अमेंडमेंट से उनको भी अपडेट कर दिया गया था रूल के अंदर। इन्होंने एक और चीज़ कहा था कि कुछ नई टेक्नोलॉजीज़ जो स्पेशली थी ना अल्ट्रासाउंड टेक्नोलॉजी से, उन सबको भी इसकी एम्बिट का मतलब था इसकी बाउंड्री के अंदर, इस एक्ट की बाउंड्री के अंदर इंट्रोड्यूस कर दिया था। इन्होंने एम्पावर किया था सेंट्रल सुपरवाइजरी बोर्ड को और स्टेट लेवल सुपरवाइजरी बोर्ड को, जो कि इसी अमेंडमेंट के साथ कंस्टिट्यूट किए गए थे।
वाई स्ट्रिक्ट इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दिस लॉ इज़ नेसेसरी, इतना क्यों इस लॉ का इतना स्ट्रिक्टली इम्प्लीमेंट होना ज़रूरी क्यों है। जितनी भी लड़कियां मिसिंग है बर्थ टाइम के ऊपर ड्यू टू प्रैक्टिस ऑफ जेंडर बायस सेक्स सिलेक्शन इन इंडिया, उनको एस्टिमेट किया है 0.46 मिलियन गर्ल्स पर ईयर 2001 से 2012 तक, यानी कि 12 साल के अंदर 0.46 मिलियन गर्ल्स थी जो मिसिंग थी, ठीक है, और जिनका बहुत ही जेंडर बायस सेक्स सिलेक्शन किया जाता है, विच इज़ 5.52 मिलियन गर्ल चिल्ड्रन मिसिंग एट बर्थ फॉर द 12 ईयर पीरियड, ठीक है। और बहुत ज़्यादा अमाउंट है, ये काउंट तो बहुत ज़्यादा किया जा सकता था, लेकिन डेटा आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको तो आप नोट डाउन कर लो, क्योंकि उन्होंने पूरा प्योर स्टैटिस्टिकल डेटा दे रखा है। विमेन एम्पावरमेंट वाले टॉपिक में भी ये कवर होगा, एजुकेशन में भी कवर होगा, हेल्थ में भी कवर होगा। जो प्री कॉन्सेप्शन एंड प्री नेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक एक्ट है, ये इसका स्पेशल जो एम है ना, ये भी जिस तरह का भी ये एक सामाजिक प्रथा जो चल रही है हमारी कि लड़कियां इतनी इंपॉर्टेंट नहीं होती है, उस सब की तरफ, उसको ख़त्म करने की तरफ एक बहुत ही मेजर स्टेप है हमारा। तो ये एक अच्छा, ये कंक्लूजन के लिए एक पॉइंट है आपका, इसको आप नोट कर सकते हैं। व्हाट इज़ बैन अंडर पीसीपीएनडीटी एक्ट हो गया, व्हाट चेंजेस वर इंट्रोड्यूस्ड हो गया, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एक्ट हो गया, ऑफेंसेस हो गया, क्लॉज 89 हो गया। डिस्कस द फीचर्स एंड सिग्निफिकेंस ऑफ पीसी एंड पीएनडीटी एक्ट, क्या फीचर्स होते हैं, सिग्निफिकेंस होता है, सब हो गया हमारा। नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा, वो भी हमारा सेम के अंदर कवर होता है, वेलफेयर स्कीम्स के अंदर ही आता है, तो ऊपर वाला टॉपिक हमारा सेम ही है। हेडलाइन क्या है हम लोग ये देख लेते हैं, असिस्टेंस टू डिसेबल्ड पर्सन्स फॉर परचेजिंग फिटिंग ऑफ एड्स अप्लायंसेस, ADIP, ठीक है। स्कीम क्या है, पहली बार कुछ असिस्टिव एड्स, यानी कि जो भी डिसेबल्ड लोग होते हैं ना, जो फिजिकल उनको कुछ डिसेबिलिटी हो जाती है, जिस कारण, हालांकि इनको स्पेशली एबल्ड बोला जाता है, ठीक है, वो एक मॉरल टर्म की तरह यूज़ किया जाता है, लेकिन किसी को और फिजिकल डिसेबिलिटी हो जाती है ना, तो दिव्यांग जन स्पेशली एंड डिवाइसेस, तो उनको असिस्टिव एड्स, यानी कि उनकी सहायता के लिए, जैसे किसी को वो चाहिए होती है पैर चलने के लिए, वो जो स्टैंड सा होता है, ठीक है, किसी को वो काठी वगैरह चाहिए होती है, और किसी को जो भी तरह का डिसेबिलिटी होती है, किसी को चश्मे वगैरह चाहिए होते हैं, ठीक है। तो दिव्यांग जन, जिसके दिव्य मतलब होता है डिवाइन, आंग मतलब अंग, जन मतलब पीपल, सो ऑल दोज पीपल हु हैज़ देयर डिवाइन पार्ट्स ऑन देयर बॉडी, ठीक है, तो इनको वर्चुअल प्लेटफॉर्म के थ्रू, ADIP स्कीम मतलब है वर्चुअल प्लेटफॉर्म के थ्रू इन लोगों को जो भी असिस्टिव एड्स, जो भी सामान वगैरह चाहिए होता है, वो सब डिलीवर करवाया जाएगा। मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, फिरोजपुर, पंजाब में ये सब पहला कैंप ऑर्गेनाइज किया जा रहा है एलिम्को द्वारा, ठीक है, अंडर DEPWD, डिपार्टमेंट ऑफ, ये पब्लिक वेलफेयर डिपार्टमेंट होता है सारा का सारा। लॉकडाउन खुलने के बाद जो कि इनका स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर होता है, जिसको अप्रूव किया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, तो पूरा लॉकडाउन खुलने के बाद आप सारे मास्क वगैरह का ध्यान रखेंगे, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करेंगे, सारे के सारे प्रोसीजर को आप कंप्लीटली फॉलो करेंगे स्कीम के अंडर जहाँ पर भी कैंप लगेगा। ADIP स्कीम के बारे में जान लेते हैं। ADIP का मतलब होता है असिस्टेंस टू डिसेबल्ड पर्सन फॉर परचेजिंग फिटिंग ऑफ एड्स अप्लायंस स्कीम, फुल फॉर्म आपको पता होनी चाहिए इसकी। इसको इम्प्लीमेंट करती है मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, जो भी नीडी और डिसेबल्ड पर्सन्स होते हैं ना, उन सब की असिस्ट करना, असिस्ट मतलब हेल्प करना, ठीक है। क्या करने में, प्रोक्योरिंग द ड्यूरेबल सोफिस्टिकेटेड एंड साइंटिफिकली मैन्युफैक्चर्ड, प्रोक्योर मतलब होता है प्राप्त करना, तो कि सोफिस्टिकेटेड मतलब आसानी से यूज़ की जा सके, ड्यूरेबल मतलब हर परिस्थिति में इनको इस्तेमाल किया जा सके, मॉडर्न, मैन्युफैक्चर्ड, साइंटिफिकली अप्रूव्ड वगैरह, ठीक है ना, जो भी एड्स और अप्लायंसेस होते हैं, ठीक है ना, ताकि उनका जो फिजिकल, सोशल और साइकोलॉजिकल रिहेबिलिटेशन किया जा सके, ताकि जो इनका डिसेबिलिटी का इफेक्ट है, ठीक है ना, और उन सबको कम किया जाए, इनका इकोनॉमिक पोटेंशियल है उसको इंक्रीज़ किया जाए। इम्प्लीमेंट करने की बात करते हैं तो स्कीम को इम्प्लीमेंट किया जाता है एजेंसीज़ के द्वारा, जैसे NGO हो गया, नेशनल इंस्टीट्यूट अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ सोशल साइंस जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, ठीक है। एलिम्को हो गया, एक एलिम्को क्या है, एक PSU है जो आर्टिफिशियल लिम्ब मतलब होता है हैंड और लेग्स, तो आर्टिफिशियल हाथ और पैर को जो प्रोड्यूस करते हैं वो एलिम्को है। एलिजिबिलिटी क्या है, कौन कौन इस स्कीम के अंडर आ सकता है, ए पर्सन सेटिस्फाइंग ऑल द कंडीशंस आर एलिजिबल, इंडियन सिटीजन होना चाहिए, 40% डिसेबिलिटी होनी चाहिए, फिर उससे ज़्यादा, ठीक है ना, तो उसका एक रिक्विजिट सर्टिफिकेट होना चाहिए उसके पास, मंथली इनकम उसकी 20,000 से कम होनी चाहिए। इन केस ऑफ डिपेंडेंट्स, यानी कि जो किसी के ऊपर डिपेंडेंट हैं, जो इनकम होनी चाहिए उनके पेरेंट्स को, गार्जियंस वगैरह की 20,000 से ऊपर नहीं होनी चाहिए। मस्ट नॉट हैव रिसीव असिस्टेंट ड्यूरिंग द लास्ट 3 ईयर्स ऑफ सेम पर्पज़, इसी टाइप के पर्पज़ में उसको पिछले 3 सालों में कोई और सहायता ना मिली हो, ये भी होना चाहिए, बार बार नहीं दे सकते। हालांकि जो बच्चे हैं 12 साल से कम एज के, उनके लिए 1 साल की लिमिट है, पिछले 1 साल में उनको सहायता मिली, उनको दोबारा मिल सकती है। तो काफ़ी अच्छी स्कीम है। एलिम्को क्या है देख लिया, इम्प्लीमेंटिंग देख लिया, एलिजिबल देख लिया। हाउ इज़ दिस स्कीम डिफरेंट फ्रॉम राष्ट्रीय वयोश्री योजना। देखो डिफरेंस इसके अंदर यही हो सकता है, राष्ट्रीय वयोश्री योजना जो होती है ना, वो सीनियर सिटीजन्स के लिए होती है, BPL कैटेगरी की, उसको भी मिनिस्ट्री ऑफ सोशल वेलफेयर ही इंप्लीमेंट करता है, ठीक है, और उसके अंदर भी एलिम्को ही प्रोवाइड करता है। बट ध्यान रहे ये वाली जो है इसमें हर तरह के एज ग्रुप है, और उस वाले के अंदर क्या कहते हैं, सिर्फ सीनियर सिटीजन्स आते हैं, स्पेशली जो BPL वाले होते हैं, बिलो पॉवर्टी लाइन वाले। नेक्स्ट हमारा सिप्री रिपोर्ट ऑन इंडिया चाइना न्यूक्लियर वेपन, ये भी GS2 का टॉपिक है। इसका क्या इफेक्ट होता है हमारी पॉलिसीज़ के ऊपर डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्रीज़ में, स्पेशली जहाँ पर इंडिया का इंटरेस्ट और इंडियन डायस्पोरा मैटर करता है हमारा। सिप्री क्या है वो भी सब जानेंगे हम लोग।
एक नई ईयर बुक रिलीज़ की है स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट ने। सिप्री की फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए, स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट। ये जो ईयर बुक है इसके अंदर दिखाते हैं कि करंट स्टेट क्या है आर्मामेंट्स, यानी कि किसके पास कितने हथियार हैं, किसने कितने हथियार छोड़ दिए हैं, और इंटरनेशनल सिक्योरिटी के बारे में कुछ स्टेटस देती है। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट ये इस्टेब्लिश किया था 1966 के अंदर। एक इंडिपेंडेंट है, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट है, जिसका बेसिक जो डेडिकेशन है वो रिसर्च इनटू कॉन्फ्लिक्ट, आर्मामेंट्स, आर्म कंट्रोल एंड डिसआर्मामेंट। ठीक है, स्टॉकहोम के अंदर ये बेस्ड है। ये जो इंस्टीट्यूट है ये क्या करता है, डेटा प्रोवाइड करता है। अच्छा, स्टॉकहोम कहाँ पे ये मुझे बताओ अब आप। ठीक है, एनालिसिस करता है, रिकमेंडेशन देता है बेस्ड ऑन ओपन सोर्सेज, पॉलिसी मेकर्स को भेजता है, रिसर्चर्स को डेटा भेजता है, मीडिया को बताता है, इंटरेस्टेड पब्लिक को डेटा बताता है। ठीक है, लेटेस्ट रिपोर्ट जो आई है उसके अंदर क्या बात करते हैं, इंडिया और उसके नेबर की काफ़ी इंपॉर्टेंट चल रही है, क्योंकि इंडिया चाइना का डिस्प्यूट भी चल रहा है बॉर्डर के ऊपर। तो इस तरह की न्यूज़ का आना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे लिए। कहीं ना कहीं इसका कनेक्शन कुछ बन सकता है, वो नहीं भी बनेगा तो आप कहीं इंडिया चाइना का डिस्प्यूट अगर कभी लिखोगे, अगर एग्जाम में आ गया, विजन के मंथली कंपाइलेशन के इंटरनेशनल रिलेशन में मैं डिस्कस करने वाला हूँ इंडिया चाइना, इंडिया नेपाल, फुल डिस्क्रिप्शन। जिन लोगों ने डिस्कस जो समझ नहीं पाए थे अपने इतने बार जो आया बीच में, वो लोग उस टॉपिक को वहाँ पे समझ लेना। इंडिया और उसके नेबर्स की बात करते हैं, ऑल नेशंस जिनके पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं कंटिन्यू कर रहे हैं उनको मॉडर्नाइज़ करने के लिए। ठीक है, जितने भी न्यूक्लियर वेपन को अभी तक मॉडर्नाइज़ करने में लगे हुए हैं। लेकिन इंडिया और चाइना जो हैं उनके जो न्यूक्लियर वॉर हेड्स हैं वो पिछले 1 साल में इंक्रीज़ हुए हैं, ध्यान रहे। चाइना इज इन द मिडल ऑफ सिग्निफिकेंट मॉडर्नाइजेशन, अपने जितना भी मॉडर्नाइजेशन कर रहा है उनके कुछ मिडल में है, सेंट्रल मोड में है। चाइना के जो न्यूक्लियर आर्सनल हैं, ठीक है, वो 209 से बढ़कर 2019 में 209 थे, 2020 में 320 हो गए हैं। चाइना डेवलप कर रहा है न्यूक्लियर ट्रायड फॉर द फर्स्ट टाइम। ठीक है, ये एक न्यू लैंड और सी बेस्ड मिसाइल सिस्टम है और इसमें ये न्यूक्लियर कैपेबल एयरक्राफ्ट होगा। इंडिया का जो न्यूक्लियर आर्सनल है वो 130-40 2019 से बढ़कर 150 हो गया 2020 के अंदर। पाकिस्तान भी स्लोली इंक्रीज़ कर रहा है अपना साइज़ और डाइवर्सिटी ऑफ न्यूक्लियर फोर्सेस, वो 160 पर पहुंच चुका है 2020 में। ध्यान रहे 4th और 5th कितने इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पाकिस्तान के पास इंडिया से ज़्यादा न्यूक्लियर वेपन्स हैं, ध्यान रहे ये बात। दोनों ही चाइना और पाकिस्तान कॉन्टीन्यूसली कोशिश कर रहे हैं कि उनके पास ज़्यादा से ज़्यादा और बड़े से बड़े हथियार हों, न्यूक्लियर वेपन्स इंडिया से ज़्यादा। तो पाकिस्तान और चाइना दोनों इसमें मिली भगत का कुछ काम कर रहे हैं। न्यूक्लियर वॉरहेड रिडक्शन कंटिन्यू डिस्पाइट ग्लोबल टेंशन, ये चार्ट आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है। ठीक है, रशिया ने कुछ चेंजेस किए हैं, 2009 के बाद डिक्रीमेंट हुआ है, यूनाइटेड स्टेट्स में डिक्रीमेंट हुआ है, चाइना में इंक्रीमेंट देखा गया है, फ्रांस ने डिक्रीज़ किया है, यूके ने इंक्रीज़ किया है, पाकिस्तान का इन्होंने प्लस माइनस दिखा रखा है, इंडिया का इन्होंने 10 पे ऊपर इंक्रीज़ किया है, इजराइल का 0 प्लस माइनस दिखा रखा है, नॉर्थ कोरिया का भी इन्होंने इंक्रीज़ किया। अगर टोटल की हम लोग बात करते हैं तो 2019 में 13,865 न्यूक्लियर आर्सनल थे वर्ल्ड वाइड, और अगर हम बात करते हैं 13,400 हो गए 2020 के अंदर। ठीक है, ग्लोबल सिनेरियो की बात करते हैं और ये जो रिपोर्ट थी ये फोर्ब्स और स्टैटिस्टा वेबसाइट बहुत अच्छे डेटा देती है। कोई इसका सब्सक्रिप्शन ले लेगा अगर तो उसके पास डेटा की भरमार हो जाएगी, बहुत अच्छा डेटा होता है इनका। ग्लोबल सिनेरियो यानी कि पूरे विश्व के स्तर पर अगर हम बात करते हैं तो टोटल 9 ऐसी कंट्रीज़ हैं जिनके पास न्यूक्लियर आर्म्स हैं। तो पहली तो 5 UNSC वाली हो गई, जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के जो 5 परमानेंट मेंबर्स हो गए, US, रशिया, UK, फ्रांस, चाइना। उसके अलावा इंडिया, पाकिस्तान, इजराइल और नॉर्थ कोरिया, ये 4 कंट्रीज़ और हैं जिनके पास टोटल मिलाकर के 13,400 न्यूक्लियर वेपन्स हैं जनवरी 2020 तक। ठीक है, विच मार्क्ड ए डिक्रीज़ फ्रॉम एन एस्टिमेटेड 13,865 एट द बिगिनिंग ऑफ 2019। पिछले 1 साल से कुछ हमारे पास कितने डिक्रीज़ हुए हैं, 465 डिक्रीज़ हुए हैं। डिक्रीज़ जो है ओवरऑल नंबर्स के लार्जली किस लिए, क्योंकि डिसमेंटलमेंट हुआ है ओल्ड न्यूक्लियर वेपन्स का। स्पेशली रशिया और US ने अपने जो पुराने हथियार थे ना उनको डिसमेंटल कर दिया है। ठीक है, और जिनके पास दोनों के पास टोटल मिला के 90% ग्लोबल न्यूक्लियर वेपन्स है, यानी कि 90% तो इन 2 कंट्रीज़ के पास ही है। फिलहाल ज़रूरत क्या है, US और रशिया ने अपने जो न्यूक्लियर वेपन रिड्यूस किए ना, इन्होंने रिड्यूस किए 2010 का न्यू स्टार्ट ये एक ट्रीटी है, न्यू स्ट्रेटेजिक आर्म्स रिडक्शन ट्रीटी, दोनों की US रशिया की है, लेकिन ये फरवरी 2021 में लैप्स कर जाएगी। तो इसको अगर आगे इसको कंटिन्यू करना है, प्रोलॉन्ग करना है, तो दोनों कंट्रीज़ को आपस में दोबारा से मिलना पड़ेगा, बात करनी पड़ेगी। इसी के तहत इन्होंने अपने न्यूक्लियर आर्सनल्स को रिड्यूस किया था। इसलिए हम लोगों को कंट्रीज़ को कुछ एफर्ट बनाने चाहिए ताकि न्यू स्टार्ट को दोबारा से नेगोशिएट करके रीस्टार्ट किया जा सके न्यू स्टार्ट को दोबारा से नेगोशिएट करके रीस्टार्ट किया जा सके। वाओ, डेडलॉक है जो ओवर द न्यू स्टार्ट और कोलैप्स ऑफ 1987 सोवियत US ट्रीटी ऑन दी एलिमिनेशन ऑफ इंटरमीडिएट रेंज एंड शॉर्ट रेंज मिसाइल्स, INF ट्रीटी बोलते हैं इसको, 2019 में कोलैप्स हुई थी। ये सजेस्ट करता है कि एक बायलैटरल न्यूक्लियर आर्म्स कंट्रोल एग्रीमेंट जो रशिया और US का है वो एक एंड पर आने वाला है। बेसिकली एक डेडलॉक क्रिएट हो गया है न्यू स्टार्ट के ऊपर। ठीक है, अच्छा, US ने एक पहले भी एलिगेशन लगाया था ओपन स्काई ट्रीटीज़ की। अगर आप लोग बात करोगे ना तो 1-2 कंट्रीज जो होती हैं आपस में एक दूसरे के ऊपर नज़र रख सकती हैं। मैंने ये डिस्कस किया हुआ है ओपन स्काई ट्रीटीज़, ये अभी उसमें भी आएगा। जो विजन की मंथली कंपाइलेशन अभी मैं स्टार्ट करने वाला हूँ ना 1-2 दिन के अंदर, उसमें भी आने वाला है।
उसमें भी यूएस ने क्लेम लगाया था कि रशिया जो छुपा रहा है अपने न्यूक्लियर वेपन की डिटेल, चाइना भी छुपा रहा है और इनके पास जितना मेंशन है उससे ज़्यादा न्यूक्लियर वेपन्स होते हैं। सिप्री क्या होता है, कितने न्यूक्लियर वेपन्स होते हैं 2020 में, कितने हैं, कंपैरिजन क्या है प्रीवियस के साथ, न्यू स्टार्ट ट्रीटी क्या है, विच कंट्री हैव रिड्यूस हो गया वर्सेस न्यूक्लियर ट्राइड। न्यूक्लियर ट्राइड में आपको बताता हूँ। देखो, जब न्यूक्लियर ट्राइड जैसे क्वेश्चन आते हैं ना, जो ये प्रीलिम्स के अंदर बन के बड़े आते हैं, ठीक है, तो अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करना, जस्ट इन केस अगर कभी भूल जाओ तो ट्राई वर्ड का मतलब 3, तो ऑप्शन देखना ट्राई में क्या हो सकता है, न्यूक्लियर का क्या क्या चीज़ हो सकती है, और याद करने की कोशिश करना तुमने न्यूक्लियर के बारे में जो भी कुछ सुना है आज तक। तो 3 चीज़ें होती हैं ट्राइड के अंदर। पहली बात लैंड से, दूसरी चीज़ सबमरीन से, तीसरी चीज़ बॉम्बर एयरक्राफ्ट से। बस इनसे जो न्यूक्लियर वेपन को होता है, ये सारा का कॉन्सेप्ट होता है, उसको न्यूक्लियर ट्राइड बोलते हैं। इससे ज़्यादा इसमें कुछ है नहीं जानने का। अगले टॉपिक मेंस का क्वेश्चन है, कमेंट ऑन द लेटेस्ट फाइंडिंग्स ऑफ 2020 सिप्री ईयर बुक। पूरा का पूरा डिस्कस कर लिया है। जीएस पेपर 3 की बात करते हैं हम लोग। अवेयरनेस इन द फील्ड ऑफ आईटी, स्पेस, कंप्यूटर्स, रोबोटिक्स, नैनो टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी एंड इश्यूज रिलेटिंग टू इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। ठीक है, डिस्कस करते हैं। ये जो है ना, एक नई चीज़ स्टार्ट हो रही है, ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो जैसे बहुत सारे ग्रुप्स होते हैं ना, यूएन हो गया, डब्ल्यूटीओ, वर्ल्ड बैंक टाइप का, तो एक नया ग्रुप बन के निकल के आ रहा है। ठीक है, इंडिया ने ज्वाइन किया ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को, एज ए फाउंडिंग मेंबर हो गया इसका। अब ऑब्वियस सी बात है, आज के बाद जो भी चीज़ अच्छी बड़े लेवल की आएंगे, इंडिया उनका फाउंडिंग मेंबर तो बनेगा ही। वैसे भी बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन का रह चुका है। टू सपोर्ट एंड रिस्पॉन्सिबल ह्यूमन सेंट्रिक डेवलपमेंट एंड यूज़ ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। बात आती है यहाँ पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में। GPAI है क्या? ये एक इंटरनेशनल मल्टी स्टेक होल्डर मतलब बहुत सारे हिस्सेदार होंगे, इनिशिएटिव है। रिस्पॉन्सिबल डेवलपमेंट एंड यूज़ ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये एक अच्छा स्टेप है, क्योंकि फ्यूचर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है बहुत तेज़ी से बढ़ती आ रही है। ग्राउंडेड इन ह्यूमन राइट्स, इसमें इंक्लूजन है, डाइवर्सिटी, इनोवेशन की बात है, इकोनॉमिक ग्रोथ को भी कंसिडर किया गया है। अपने टाइप का ये पहला इनिशिएटिव है, स्पेशली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर इंटरनेशनल गवर्नमेंट के ऊपर। इसको सपोर्ट करेगा एक सेक्रेटेरिएट जो कि होस्ट होगा OECD के अंदर, पेरिस में। OECD आपको पता होना चाहिए, ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, एज वेल एज बाय 2 सेंटर ऑफ एक्सपर्टीज़, एक मॉन्ट्रियल में होगा, एक पेरिस में। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के बारे में सुना होगा ना आप लोगों ने, जिन लोगों को पता है क्योटो प्रोटोकॉल क्या है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल क्या है, ये सारे के सारे एनवायरनमेंट को लेकर है। मॉन्ट्रियल कनाडा में है। अब तक का मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेड एक प्रोटोकॉल जो है ना, वो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है। मोस्टली कंट्रीज ने इसको एक्सेप्ट करके उसको इंप्लीमेंट किया है। मोस्ट सक्सेसफुल प्रोटोकॉल ट्रीटी की बात कर सकते हो आप। फाउंडिंग मेंबर्स इसके क्या जाना ज़रूरी है? हाँ यार, देखो ये नया स्टार्ट हो रहा है और इसके फाउंडिंग मेंबर्स कौन से पता होना बहुत ज़रूरी है। ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इंडिया, इटली, जापान, मैक्सिको, न्यूजीलैंड, रिपब्लिक ऑफ कोरिया, सिंगापुर, स्लोवेनिया, UK, US और यूरोपियन यूनियन। अब यूरोपियन यूनियन का नाम आ गया था, तो कितनी कंट्रीज़ आ गई इसमें? 27 कंट्रीज़ और आ गई हैं। कोई मुझे बता सकता है रिपब्लिक ऑफ कोरिया क्या है? क्या ये साउथ कोरिया है, क्या ये नॉर्थ कोरिया है, क्या फिर दोनों के दोनों कोरिया की बात की जा रही है? देखते हैं कौन बताता है इसका आंसर। हाउ दिस इनिशिएटिव वर्क, इसमें काम क्या करते हैं? ठीक है, थ्योरी और प्रैक्टिस के बीच में जो गैप है ना, उसको ब्रिज करना है। ठीक है, बाय सपोर्टिंग कटिंग एज रिसर्च और अप्लाइड एक्टिविटीज़ इन AI रिलेटेड प्रायोरिटीज़। कोई मुझे डिफरेंस बता सकता है कटिंग एज में डिफरेंस क्या होता है और स्टेट ऑफ द आर्ट में? हम लोग बहुत बार यूज़ करते हैं UPSC के आंसर में स्टेट ऑफ द आर्ट और कटिंग एज। कटिंग एज का तो आपको फिर भी आइडिया होगा, स्टेट ऑफ द आर्ट का मतलब क्या होता है बताइए मेरे को कमेंट्स के अंदर। In collaboration with partners and international organizations, GPI will bring together leading experts from the industry, civil society, government and academia to collaborate and promote the responsible evolution of artificial intelligence. सिंपल सी बात लिखी हुई है, लेकिन आपको लिखनी आनी चाहिए याद होकर। मीनिंग तो आपको समझ में आएगा, को सुनकर ही। बहुत सारे एक्सपर्ट्स को, इंडस्ट्रीज़ को कोलैबोरेट करेंगे, उनकी टेक्नोलॉजी को शेयर करेंगे, उनके ऊपर कुछ रूल्स बनाएंगे। ठीक है, एनवायरनमेंट के लिए कैसे सेफ़ है, डेली यूज़ के लिए कैसे सेफ़ है, इन सब के ऊपर काम करेंगे। बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस के लिए कैसे फ़ायदेमंद हो सकता है, सिविल सोसाइटी में क्या काम करेगा, गवर्नमेंट कैसे यूटिलाइज़ करेगी, मैथडोलॉजीज़ भी इन्वेंट करेंगे ये लोग, इवॉल्व करेंगे। तो ये दिखाएंगे कि कैसे AI कैन बी लेवरेज टू बेटर रिस्पॉन्ड द प्रेजेंट ग्लोबल क्राइसिस। ये भी देखना चाहते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का किस तरह से फ़ायदा उठा सकते हैं हम लोग, स्पेशली जो ग्लोबल क्राइसिस चल रहा है COVID-19 जैसा, ऐसी मुसीबत के अंदर, क्योंकि फ्यूचर में तो रिपीट हो सकती हैं चीज़ें। इंडिया के लिए कैसे हेल्पफुल है? GPIU को एज ए फाउंडिंग मेंबर ज्वाइन कर इंडिया एक्टिवली पार्टिसिपेट करेगा ग्लोबल डेवलपमेंट में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के। ठीक है, और हम लोग बहुत फ़ायदा उठाएंगे अपने एक्सपीरियंस का। ठीक है, डिजिटल टेक्नोलॉजीज़ का जो इंक्लूसिव ग्रोथ है हमारे अंदर। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या होती है, डेफिनेशन क्या आपको आनी चाहिए? बिल्कुल आनी चाहिए। टॉपर्स ने बहुत क्लियरली बोला है इसके बारे में, मेंशन भी किया है कि इसके टॉपिक्स आते हैं। आर्टिफिशियल एक कंप्यूटर साइंस की एक ब्रांच है जिसमें कंप्यूटर जो है वो ह्यूमन बींग्स की तरह बिहेव करते हैं। ठीक है ना, उनकी जो एबिलिटी होती है मशीन की, उसको इंक्रीज़ कर दिया जाता है ताकि कॉग्निटिव टास्क जैसे थिंकिंग, परसीविंग, लर्निंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग और डिसीजन मेकिंग, ये सब चीज़ें वो लोग कर सकते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर तो बहुत सारी मूवीज़ भी बनी हुई हैं, आप लोगों को पता ही होगा। ठीक है, AI क्या होता है, GPI क्या होता है, फाउंडिंग मेंबर्स क्या होते हैं, सेक्रेटरीट क्या होता है, OECD के ऑब्जेक्टिव और मेंबर्स। आई थिंक ये वाला मैं भी रहने देता हूँ, ये बहुत कॉमन सा है, बहुत रिपीट होता रहता है ना। डिस्कस द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ GPAI।
कर तो दिया सारा का सारा। इंफ्रास्ट्रक्चर एनर्जी की बात करते हैं हम लोग, ठीक है। ये भी GS3 का ही टॉपिक है, एनर्जी वाला। तो इंडियन गैस एक्सचेंज ने लॉन्च की एक ई-सेरेमनी, ठीक है। इंडिया गैस एक्सचेंज ने फर्स्ट नेशन वाइड ऑनलाइन डिलीवरी गैस बेस्ड ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है, ठीक है। ये ऑनलाइन डिलीवरी गैस बेस्ड ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म में ध्यान रहे, IGX इसकी शॉर्ट फॉर्म है। एक डिलीवरी बेस्ड ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है नेचुरल गैस के लिए स्पेशली। इसको इनकॉर्पोरेट किया गया होली ओन्ड सब्सिडरी ऑफ द IAX, इंडिया के एनर्जी मार्केट प्लेटफॉर्म पर। ये जो प्लेटफॉर्म है ये फुली ऑटोमेटेड है, इसमें वेब बेस्ड इंटरफेस है जिसमें सीमलेस ट्रेडिंग एक्सपीरियंस प्रोवाइड किया जाता है कस्टमर्स को। ट्रेडिंग की बात की जा रही है, ध्यान रहे। ये एक्सचेंज काम कैसे करता है? IGX जो एक डिजिटल ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है जिसमें क्या करते हैं, बायर्स और सेलर्स जो हैं नेचुरल गैस के वो ट्रेड करते हैं बोथ इन स्पॉट मार्केट और फॉरवर्ड मार्केट में, ठीक है। फॉर द इम्पोर्ट ऑफ नेचुरल गैस अक्रॉस 3 हब्स। अब वो 3 हब कौन से दहेज एंड हजीरा गुजरात में है, ककिंडा जो है आंध्र प्रदेश में है। तो ये 3 हब हैं, दहेज, हजीरा और ककिंडा। तीनों के तीनों आपको मैप के ऊपर पता होना चाहिए, क्योंकि इनका नाम अगर यहाँ पे आ गया है तो प्रीलिम्स में कहीं भी ऑप्शन में किसी ऑप्शन में गिर सकते हैं। इम्पोर्टेड लिक्विफाइड नेचुरल गैस, ठीक है। इसको रीगैसिफाई करेंगे, बेचेंगे बायर्स को थ्रू एक्सचेंज। रिमूव करेंगे सारी की सारी जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं बायर और सेलर्स की, ताकि एक दूसरे को वो बेसिकली जो प्रॉब्लम्स होती हैं ना उन सबको हटा के, ताकि वो एक दूसरे को ईजिली ऑनलाइन फाइंड कर सकते हैं। एक्सचेंज से क्या होगा, शॉर्ट कॉन्ट्रैक्ट्स बनेंगे हमारे, ठीक है। मच शॉर्टर कॉन्ट्रैक्ट्स होंगे फॉर डिलीवरी ऑन द नेक्स्ट डे, अगले ही दिन डिलीवरी हो जाए, ठीक है। और 1 महीने तक डिलीवरी, इस पूरे पीरियड के अंदर कॉन्ट्रैक्ट्स को शॉर्ट करने की बात की गई है। लेकिन जो ऑर्डिनरी कॉन्ट्रैक्ट्स, जो अभी जो कॉन्ट्रैक्ट चल रहे हैं, ठीक है, उसमें 6 महीने से 1 साल तक की सप्लाई की बात की जा सकती है। इतना टाइम लग सकता है गैस सप्लाई करने का, यानी कितना लंबा कॉन्ट्रैक्ट चलता है, 6 महीने तक लग जाते हैं सप्लाई करने में। तो ये शॉर्ट करना चाह रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट को। तो क्या डोमेस्टिकली प्रोड्यूस नेचुरल गैस जो है उसी को भी इसी के अंदर लेके आ जाएगा? हाँ, नहीं, मना कर रहा है कि जो डोमेस्टिकली प्रोड्यूस नेचुरल गैस है उसको डिसाइड करेगी सरकार, ठीक है। उसको गैस एक्सचेंज में हम लोग नहीं बेचेंगे। तो इसकी ज़रूरत क्यों है हमको अभी ज़रूर की है? जो डोमेस्टिक प्रोडक्शन ऑफ गैस है ना वो गिरने लग गई है, ठीक है ना। पिछले 2 फिस्कल से स्पेशली जो करंट सोर्स ऑफ नेचुरल गैस है वो बहुत लेस प्रोडक्टिव हो गया है हमारा। डोमेस्टिकली प्रोड्यूस नेचुरल गैस जो करंटली है वो लेस देन हाफ है जो कंट्री का नेचुरल गैस कंजम्पशन है ना, कितना हम लोग प्रोड्यूस कर ही नहीं पा रहे हैं, डिमांड जो बढ़ती जा रही है। तो इम्पोर्टेड LNG अकाउंट है ना वो अदर हाफ है, वो उससे भी ज़्यादा आधा पड़ता है, इम्पोर्ट करते हैं। LNG के जो यार ये सारे के सारे ना फैक्ट्स हैं, आप लोग इनको प्लीज़ नोट डाउन कर लीजिएगा, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। LNG का जो इम्पोर्ट है वो लार्जेस्ट प्रोपोर्शन बनता जा रहा है डोमेस्टिक गैस कंजप्शन का इंडिया के अंदर, ठीक है ना। जो उसका प्रोपोर्शन जो है वो इंक्रीज़ हो गया है, ठीक है। 6.2% 2018 से लेकर एक्सपेक्टेड है कि 2030 तक 15% हो जाएगा। अब बेनिफिट क्या होते हैं इस तरह के? देखो, इस तरह से नेशन को क्या मिलता है ना, एक फ्री मार्केटिंग प्राइस मिल जाता है नेचुरल गैस का, ठीक है। ये जो एक्सचेंज है इसको एक्सपेक्ट करते हैं कि फैसिलिटी ट्रांसपेरेंट प्राइस डिस्कवरी होगी नेचुरल गैस में, बहुत बेसिक सी बात है। ग्रोथ को फैसिलिटेट करेंगे, ठीक है। नेचुरल गैस का इंडियन एनर्जी के बास्केट के अंदर शेयर जो है वो इंक्रीज़ होगा। नेचुरल गैस के बारे में हम लोग थोड़ी सी बात कर लेते हैं। क्लीनेस्ट फॉसिल फ्यूल होता है अमंग दी ऑल अवेलेबल फॉसिल फ्यूल में, इसलिए इसको सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है। पॉल्यूशन बहुत कम होता है। आप लोग जैसे LPG को भी देखते हो ना, अपने घर में आपके होती है LPG CNG, जब उसको बर्न करते हो आप अपना जो किचन में जो आपका चूल्हा होता है उसके ऊपर, वो ब्लू फ्लेम होता है। ब्लू फ्लेम का मतलब होता है कि फुल कंजम्पशन हो रहा है, उसके अंदर जितने भी पार्टिकल्स होते हैं सारे के सारे बर्न होते हैं। तो इस तरह का जब फुल बर्निंग होती है ना, तो उसमें क्या होता है कि पॉल्यूटेंट्स बहुत कम रिलीज होते हैं, लाइक लीस्ट अमाउंट पे। जितनी ज़्यादा येलो और रेड कलर की फायर होती है उसमें उतने ज़्यादा अनबर्न कार्बन पार्टिकल ज़्यादा निकलते हैं उसमें। तो इट इज़ यूज एज ए फीड स्टॉक इन द मैन्युफैक्चर फर्टिलाइजर के लिए, प्लास्टिक्स के लिए और बाकी कमर्शियली इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिक केमिकल्स वगैरह होते हैं उन सब के लिए इसको यूज़ किया जाता है। एज वेल एज फ्यूल फॉर इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए भी यूज़ करते हैं, ठीक है। हीटिंग पर्पज़ के लिए भी इंडस्ट्री में, कमर्शियल यूनिट्स के अंदर। डोमेस्टिक लेवल के ऊपर इसको कुकिंग में भी यूज़ किया जाता है, ट्रांसपोर्टेशन फ्यूल की तरह भी यूज़ किया जाता है इसको। प्रीलिम्स लिंक के कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। व्हाट इज ट्रेडेड ऑन IGX सब हो गया, IEX क्या होता है, नेचुरल गैस क्या होता है, कहाँ यूज़ की जाती है, वाई इज कॉल्ड क्लीन फ्यूल, सब के सब हो चुके हैं डिस्कस। विजन की मंथली कंपाइलेशन का इंतज़ार मत करना ज़्यादा, क्योंकि वो जल्दी ही आने वाली है। ओके, बाय बाय।